और एक बार फिर से ग्रैंड अचीवर सल्यूट के साथ में आप सभी का स्वागत है हमारे शो द अचीवर्स टॉक में। और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। द अचीवर्स टॉक, जहां हम बात करते हैं मेरठ शहर की जानी मानी पर्सनालिटीज से, जानते हैं उनके लाइफ मंत्रास के बारे में, उनके सक्सेस मंत्रास के बारे में, उनके बिहाइंड द सीन्स के बारे में कि जिस मुकाम को आज उन्होंने हासिल किया है उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की थी। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि एक रात में या एक दिन में तो कोई भी मुकाम हासिल होता नहीं है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको रूबरू कराऊंगी एक ऐसी पर्सनालिटी से जो किसी मॉडल से कम नहीं है, एंड वो NCR मेरठ रत्न अवार्ड विनर भी हैं, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड विनर भी हैं, एंड वो एक डॉक्टर भी हैं। एंड ही इज नन अदर देन वेरी डैशिंग, वेरी टैलेंटेड डॉक्टर शशिकांत शर्मा, अ होम्योपैथी डॉक्टर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अचीवर्स टॉक के एक नए एपिसोड में। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। वैसे तो सर, मैंने जैसे कहा कि आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, यू आर अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ मेरठ सिटी, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, बस मैंने MD करी है साइकेट्री में और मैं अभी PhD कर रहा हूँ। आई एम रिसर्च स्कॉलर राइट नाउ। और मेरी 2 ब्रांड्स हैं, अवेकनिंग स्पिरिट्स और एक मेरा NGO है कीप द फेथ। जी सर। तो सर, मैं आपकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगी कि क्या आप हमेशा से मेरठ में ही रहे हैं? क्या आप भी मतलब मेरठ में ही पले बड़े हैं? हाँ, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट इन मेरठ ओनली। फिर मैंने एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग मेरठ से हुई है। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन करा है लुधियाना से, पंजाब। जी सर। फिर मैंने MD अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है राजस्थान से और मैं PhD वहीं से कर रहा हूँ। जी सर। तो सर, जैसे होम्योपैथी नाम सुनते ही वो मीठी गोली याद आ जाती है, और ऐसा कहते हैं, एक कहावत है कि तुम मुझे मीठी गोली मत दो। तो क्या ये वही वाली मीठी गोली है या ये वो वाली मीठी गोली है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है? ये दोनों तरह की गोली है जी। और बेसिकली ये है तो वही मीठी गोली जो कि शरीर को ठीक कर देती है। बट जो पहला वाला पॉइंट था वो भी ठीक है कि ये टैकल भी करती है, वो बीमारियों को टैकल कर रही है। जी सर। मीठी गोली इसलिए यूज होती है बिकॉज इसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, इट्स जस्ट ओनली स्वीट। लेकिन इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इजीली हम इसको एज अ व्हीकल यूज करते हैं जिससे कि हम इसको एडमिनिस्टर कर सकें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और जो अल्कोहल है कई बार इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये हम इसको काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। जी सर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप बचपन से ही हमेशा एक डॉक्टर बनना चाहते थे या कुछ और प्लान्स थे? मैं बचपन से आर्मी में जाना चाहता था। जी। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आर्मी में था। मैं स्टडीज में 5th-6th क्लास तक तो अच्छा था, लेकिन 6th क्लास में मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, तो मतलब घर से निकलना स्टार्ट करा, तब मेरा ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स की तरफ हो गया, तो मैं स्टडीज़ में उसके बाद बिल्कुल एवरेज हो गया। जी। और मेरा इंटरेस्ट ही मतलब खत्म हो गया था स्टडीज से एक तरीके से। बट आई वॉन्टेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। ओके सर। तो आई डिड माई 12th क्लास विद मैथमेटिक्स, लेकिन उसमें मैं फेल हो गया। तो फिर मैंने दोबारा 12th रिपीट करी बायोलॉजी से। तो फिर मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, बिकॉज मैंने ट्राई करा NDA के लिए बट आई डिडंट सक्सीड। तो एज अ सेकंड ऑप्शन फिर मैंने परस्यू करा मेडिकल प्रोफेशन को। जी। और सर, फिर आगे कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी? कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही, वो मेरी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड मैं कह सकता हूँ, बिकॉज स्कूल में एक छोटा सा क्या था कि मेरी मदर स्कूल में टीचर थी। जी। तो शैतानियां मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाता था। जी जी जी। तो बट कॉलेज लाइफ में आई वाज एब्सोल्युटली फ्री। सो वहाँ पर हमने बहुत मस्ती करी, वहाँ पढ़ाई भी बहुत करी, मतलब लाइफ का हर एक पार्ट वहाँ पर हमने देखा। चलिए सर, तो आपके कॉलेज लाइफ के बारे में तो हमने जान लिया, आगे मैं आपकी लव लाइफ के बारे में भी जानना चाहूंगी कि मैम से मुलाकात आपकी कहाँ पर हुई थी? एक फैमिली फंक्शन में हम लोग मिले थे। जी। तो वहाँ पर मैंने उनको देखा एंड वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। सो आई डिसाइडेड एट दैट टाइम दैट आई एम गोना मैरी दिस। ओके, दैट वाज अ बॉलीवुड सिनेरियो। हाँ बिल्कुल, वो वाला हुआ सीन। और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला मेरे को इन्हीं से मैरिज करनी है। जी जी। तो और बहुत सारे रिश्ते आए थे, बट आई वाज लाइक कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ इन्हीं से करनी है। अर्लियर मेरा प्लान नहीं था मैरिज करने का, आई वाज इनटू स्पिरिचुअलिटी। ओके। बट व्हेन आई सॉ हर, तो आई वाज स्पेलबाउंड। यस, दैट वाज अ परफेक्ट बॉलीवुड मोमेंट, लाइक कि बस अब तो बस यही चाहिए। तो सर, अब मैं आपसे थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी कैसे काम करती है? बेसिकली हमारी बॉडी में
बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हमारी नॉलेज के बाहर काम कर रहे हैं, लाइक आपका हार्ट रेट, लाइक आपका रेस्पिरेशन रेट, आपका डाइजेशन और नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। और होम्योपैथी बेसिकली आपके फंक्शंस को, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इन्हेंस करती है। एक प्रोसेस होता है होम्योस्टेसिस, जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, थर्मल्स को, सब चीज़ों को मेंटेन करता है। होम्योपैथी आपकी इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करती है और कोई भी बीमारी हो वो बिल्कुल रूट कॉज से, जड़ से खत्म हो जाती है। ओके, तो आपका मतलब है कि हमें किसी भी बीमारी को रूट कॉज से ही खत्म करना चाहिए, अदरवाइज तो वो अगर ऊपर ऊपर से खत्म होती रहेगी तो वो दोबारा से डेवलप हो सकती है बॉडी के अंदर। हाँ, होम्योपैथी का प्रिंसिपल बेसिकली जो जिन्होंने होम्योपैथी इन्वेंट करी, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, वो खुद एक MBBS डॉक्टर थे जी। बट जब उन्होंने अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते करते थोड़े अनसेटिस्फाइड हुए, फॉर एग्जांपल आप जुकाम की दवाई खाएंगे तो आपका जुकाम रुक जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपको ब्रोंकाइटिस या अस्थमा हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज वो जो बॉडी बाहर रिलीज कर रही थी डिजीज को, आपने उसको सप्रेस कर दिया। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे कोई ना कोई पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे, वो वापस बाउंस बैक हो रहे हैं, उनको वापस बीमारियां आ रही हैं, लाइक किडनी स्टोन। आप उसको ऑपरेशन कराएंगे तो 90% इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो दोबारा आपको फॉर्म हो जाए विद 6 months और 1 year। तो तब उन्होंने होम्योपैथिक स्टार्ट करी कि सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऐसा हो जिसका तो साइड इफेक्ट ना हो। जैसे पेन किलर्स के आप जानते हैं कितने साइड इफेक्ट है। सेकंड, जो कि बीमारी वापस पलटे ना। अगर हम उसको एक बार ट्रीट कर रहे हैं तो वो परमानेंटली रूट कॉज से ठीक हो। ऐसा ना हो कि पेशेंट को बार बार वो बीमारी अपीयर हो रही है जी। तो सर एक और क्वेश्चन है कि होम्योपैथी से मानसिक रोगों में कैसे लाभ मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि मानसिक रोगों में हम होम्योपैथी में एक चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो है कॉज ऑफ डिजीज, कि बीमारी आई क्यों। मान लीजिए कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, हाँ जी, तो एलोपैथी में कि उसको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दी जाती हैं, हाँ जी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी एडिक्शन भी है। हाँ, वो पेशेंट उसको कई कई साल तक रेगुलर खाता है। लेकिन होम्योपैथी में सबसे अच्छी बात है, ना तो उसका कोई साइड इफेक्ट है, ना इसका कोई एडिक्शन है। तो हम होम्योपैथी में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। लाइक जब वो मान लीजिए 1 साल से उसको डिप्रेशन हुआ, तो हमारा फोकस 1 साल पहले क्या इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, तो ही और शी विल से कि मेरा ब्रेकअप हुआ, या मेरा डिमोशन हुआ, या फिर मैं फेल हुआ पढ़ाई में। तो हमारा मेन जो फोकस है वो एक तो कॉजेस डिजीज, सेकंड नंबर पर उसके सिम्टम्स क्या है। ओके, तो इसलिए मानसिक रोगों का परमानेंट सॉल्यूशन है होम्योपैथी के अंदर। ओके, तो मतलब लोगों को एलोपैथी की साइड जाने के बजाय होम्योपैथी प्रेफर करना चाहिए। हाँ, बिकॉज ये सेफ है, प्लस परमानेंटली आप ठीक होते हैं, और सबसे बढ़िया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एडिक्शन भी नहीं है। एलोपैथी में दोनों पॉइंट्स हैं, साइड इफेक्ट भी, एडिक्शन भी है। और सर ये जो घुटनों का आजकल प्रत्यारोपण लगभग हर दूसरे घर में हो रहा है, तो उसके क्या, हाँ जी, नी ट्रांसप्लांट, तो उसके क्या प्रॉब्लम, मतलब किस वजह से हो रहा है वो? देखिए, हमारा जो इंडियन कल्चर है जिसको आज खुद वर्ल्ड मान रहा है और फॉलो कर रहा है, वो क्या है, हम लोग पहले बैठकर खाना खाते थे। हाँ जी, हमारा टॉयलेट सिस्टम ज्यादा साइंटिफिक था जी। हम बैठ के टॉयलेट करते थे, हम बैठ के कपड़े धोते थे, बैठ के खाना बनता था, हमारे सारे काम फ्लोर पर बैठ के होते थे। लेकिन जब फॉरेनर्स आए, हम लोगों ने चेयर का ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों की किचन मॉडर्न हो गई। आज अब हमारी लेडीज खड़े होकर काम कर रही हैं। अगर आप रेशो देखें तो 95:5 का रेशो है। 95 फीमेल्स आर सफर्ड फ्रॉम ये नी प्रॉब्लम्स, 5 मेल्स हैं सिर्फ। वो फीमेल्स को इतना क्यों हो रहा है? बिकॉज आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों टाइम पर एक ही पोजीशन पर खड़ा रहना पड़ता है, प्लस आपकी वॉकिंग एबिलिटी खत्म हो गई है, लोग अब वॉक नहीं करते रेगुलरली, एक्सरसाइज कम होती जा रही है। तो जहां आप एक पोजीशन पर बहुत देर तक खड़े रहेंगे तो जो आपके मसल सिस्टम है, आपके जॉइंट्स है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो इफेक्ट होगा। तो इसीलिए आज नी ट्रांसप्लांट इतना कॉमन हो गया कि हर दूसरे घर में नी ट्रांसप्लांट हो रहा है। ओके, बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। और पिछले 20-30 साल पहले आपको याद नहीं होगा किसी दादी नानियों के घुटनों में दर्द होता हो। या बिल्कुल सर, जो ये सर्दी और खांसी की जो दवाइयां हैं वो कैसे ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का कारण बन रही हैं? अगर आप देखेंगे कि इंडिया में अगर 100% ड्रग्स बिक रही हैं तो उनमें 70% ड्रग्स पूरे वर्ल्ड में बैन है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं गवर्नमेंट को भी एक मतलब नोट करना चाहता हूँ। नीमोस्लाइड बैन है, डी-कोल्ड, सिनारेस्ट, डिस्प्रिन, सेरिडॉन, जितने भी मेडिसिन हैं ये सब बैन है। रीजन बीइंग, जब भी आप किसी एंटी एलर्जिक मेडिसिन से जुकाम को रोकेंगे, राइनाइटिस या साइनसाइटिस को, तो वो रुकते ही सबसे पहले ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट होगा। बॉडी उसको बाहर निकाल रही थी, आपको क्या करना है, आप ठंडी चीजों का इस्तेमाल बंद करिए, प्लस आप तुलसी, जितने भी घरेलू नुस्खे हैं, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, आप इनका यूज कीजिए जिससे कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज हो। लेकिन आपको तुरंत आराम चाहिए, तो आपने जैसे ही गोली खाई विद इन 1 आवर आपका जुकाम ठीक हो गया, बट विद इन 1 डे आपको खांसी स्टार्ट हो गई, बिकॉज आपने बॉडी के अगेंस्ट काम किया। होम्योपैथी से व्हेन वी विल ट्रीट दिस कोल्ड, तो वो कोल्ड ही ठीक होगा, चाहे वो 2 दिन में हो, पर वो परमानेंटली ठीक होगा।
सेकंड थिंग, वो दोबारा जल्दी से होगा भी नहीं आपको आगे। हाँ, उसमें 2-3 दिन लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इम्यूनिटी, लेकिन हम लोग इतने आज रेस्टलेस और इतने फास्ट हो गए हैं कि हमको खुद आराम 1-2 घंटे के अंदर चाहिए। जी बिल्कुल। और सर ये आजकल स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं जानना चाहूँगी कि जो स्किन एलर्जी है उसके लिए होम्योपैथी में क्या क्या एक तरीके से इलाज हैं? बेसिकली स्किन प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ा रीजन एक पॉल्यूशन है। हाँ जी। सेकेंड नंबर पर बढ़ता केमिकल्स का यूज। जी अगर आप किसी के भी बाथरूम में देखें तो लोगों को बस 2-3 दिन ब्रांड्स के शैम्पू, जी बिल्कुल, 2-3 दिन ब्रांड्स के बॉडी वॉश, इनका यूज बहुत ज्यादा हो गया है। अब मैं खुद ही कई बार हंसता हूँ, पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जो एक साबुन आपका आ रहा है 50 रुपीज का, उसकी पैकिंग भी हो रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, उसका टैक्स भी जा रहा है, वर्कर्स को सैलरी भी जा रही है, तो उसकी कॉस्टिंग एक्चुअल में है क्या? जी प्रॉफिट भी चाहिए कंपनी को, तो उसमें कास्टिक की मात्रा ज्यादा है, प्लस एनिमल फैट यूज होता है सोप्स में, मैक्सिमम सोप्स में। तो नेचुरल प्रोडक्ट वो बोल रहे हैं बट वो नेचुरल है नहीं। तो जब आप उसको अपनी स्किन पर यूज करेंगे, स्लोली स्लोली आपकी बॉडी वल्नरेबल हो जाएगी, मींस सेंसिटिव हो जाएगी, प्लस पॉल्यूशन का इफेक्ट है ही साथ में। होम्योपैथी ट्रीट करती है अंदर से, हमारी स्किन की 7 लेयर्स होती हैं। तो अगर आप एलोपैथी में जाएंगे या किसी भी सिस्टम मेडिसिन में, वो ऊपर से ट्रीट करेगी, वो ऊपर से ठीक होगा लेकिन अगेन सप्रेस हो जाएगा। होम्योपैथी में हम इसको ठीक करेंगे तो वो लास्ट स्टेज से ठीक करेंगे। तो जब वो ठीक होगा पेशेंट, तो परमानेंटली पूरी तरह से ठीक होगा, अगेन विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड एडिक्शंस। ओके सर, वेरी, मुझे तो पहली बार पता चला है, बिकॉज़ अल्टीमेटली इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम स्किन डिसीजेस। इफ यू सी माय स्किन यू वोंट बिलीव, मैंने 5 साल से फेस वॉश यूज नहीं किया। एक्चुअली द मोस्ट डैशिंग एंड द ग्लोइंग स्किन दैट यू हैव। मैंने फेस वॉश यूज नहीं किया 5 साल से जी। मैंने कोई भी लाइफ में कोई भी क्रीम तो मुंह पे लगाई नहीं, कोई भी क्रीम हो। तो कि स्किन हेल्थ के लिए मैं सब लोगों को कहता हूँ, सब लोगों को, कि आप फेस वॉश बिल्कुल लगाना बंद करो जी। वो 150-200 रुपए के फेस वॉश में कुछ नहीं है उसके अंदर। उससे अच्छा आप 60 रुपए किलो का खीरा खरीद कर लाओ, उसको आप खीरे खाओ, नहीं लगाने से अच्छा खाओ आप उसको। आपकी स्किन का सीधा कनेक्शन आपकी गट हेल्थ से, मींस आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ से। जितनी आपकी इंटेस्टाइन्स क्लियर होगी, आपकी स्किन उतनी वाइब्रेंट होगी। तो आप डेली चकुंदर खाएं, डेली आंवला खाएं, प्योर वेजिटेरियन डाइट पर रहें, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे आपकी बॉडी में जो एसिड है वो ज्यादा नहीं बनेगा, प्लस आपकी बॉडी सात्विक, जब हम बोलते हैं, वो जितनी ज्यादा सात्विक रहेगी उतनी आपकी स्किन क्लियर रहेगी। जी, मतलब अब वेजिटेरियन के बजाय भी अब वीगन चल रहा है एक नया, तो वीगन हो जाना चाहिए। मैं पूरे सपोर्ट में वीगन के, इनफैक्ट आई एम वीगन। यस सर। और बहुत बड़ा इसका रीजन है कि पहले गाय भैंसें जो थी वो नेचुरल रूप से प्रेग्नेंट होती थी। हाँ जी। हम घर में पालते थे जी। पहले उनका बच्चा दूध पीता था, जो दूध बचता था वो हम पीते थे जी। और गाय भैंसों में इमोशन होता था कि वो दूध हमारे लिए बचा लेती थी जी। आज आप मेल बच्चे को कसाई को बेच देते हैं, फीमेल चाइल्ड को आप रखते हैं, और पहले आप खुद दूध पीते हैं जी। और वो दूध अगर नहीं देती तो आप उसको इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, इस समय प्रेगनेंसी अननेचुरल हो रही है गाय भैंसों की। तो साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, एथिकली, स्पिरिचुअली, मॉरली, मिल्क इज मेंट फॉर, उनके बच्चे के लिए दूध है। दुनिया में कोई भी मैमल इंसान को छोड़ के दूसरे मैमल का दूध नहीं पीता। सिर्फ एक इंसान है जो ऊँटनी का भी दूध पीता है, याक का भी दूध पीता है, कीनिया में डंकी का भी दूध पीते हैं, भैंस का, गाय का दूध पीते हैं, बकरी का भी दूध पीते हैं, लेकिन कोई दूसरा जानवर का भी दूसरे जानवर दूध नहीं पीता। जी सर। तो सर, और डायलिसिस की जो प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि हर किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कैसे होम्योपैथी डायलिसिस रोकने में मदद कर सकती है? इस समय किडनी फेलियर बहुत बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज वही सबसे बड़ा रीज़न है। आज लोगों को तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, तो हमारे पास बहुत कम एज में लोग आ रहे हैं जिनको मान लीजिए पेट में दर्द था, सर में दर्द था, तो लोग डायरेक्ट पेन किलर्स ले रहे हैं। मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स की सलाह के बगैर पेन किलर्स ले रहे हैं, गलत वे से यूज कर रहे हैं। सप्लीमेंट्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे खाने प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, फ्रिज का यूज बहुत बढ़ गया है, घरों के अंदर बासी खाना खाने लगे हैं लोग। धीरे धीरे किडनी फेलियर, लीवर फेलियर की तरफ आप देखेंगे बहुत मास एक जनरेशन गई है। होम्योपैथी से हम किडनी के फंक्शन को इनहेंस कर सकते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर में तो हमारा आप माने 90% सक्सेस रेशियो है, पेशेंट्स बहुत जल्दी इसमें ठीक होते हैं। क्रॉनिक किडनी फेलियर में वैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी पीएचडी चल रही है, और कई पेशेंट्स को हमने इसमें डायलिसिस से बचा लिया है। प्लस लंबे टाइम पर विदाउट डायलिसिस पेशेंट ठीक हो सकते हैं। एडवांस केसेस में, एडवर्स केसेस में हम खुद ही रिकमेंड करते हैं डायलिसिस कराएं, जिससे कि आप रिस्क से बाहर रहें। लेकिन कई केसेस में मेडिसिन आपके किडनी फंक्शन को इनहेंस करने में फायदा करती है। तो सर, अभी मैं थोड़ा सा आपकी फैमिली से रिलेटेड बात करना चाहूँगी। बहुत सारे हमने हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका रोल मॉडल कौन है? क्या मतलब, जैसे आपने बताया कि पहले आप एनडीए में जाना चाहते थे, लाइक आर्मी में जाना चाहते थे, तो फिर उसके बाद में आप डॉक्टर लाइन में आए, तो रोल मॉडल कौन था आपका? मेरे रोल मॉडल मेरे फादर हैं
जी। और मेरे ग्रैंडफादर हैं, प्लस मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी। मैं कभी भी लाइफ में किसी कंडीशन में, सिचुएशन में, डिफिकल्ट कंडीशन सिचुएशन होती है, मैं उनकी लाइफ याद करता हूँ, उनकी हिस्ट्री याद करता हूँ कि कैसे उन लोगों ने गाँव से निकल के एजुकेशन पूरी करी, मेहनत करी और हम लोग आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो मैं हमेशा अपने एंसेस्टर्स को याद करता हूँ। जी सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि यंगस्टर्स में दूसरों से इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छा लगता है। अपनी फैमिली वाले लोगों को वो एडमायर नहीं करते हैं, बट आप उनके लिए फिर एक इंस्पिरेशन है कि आप अपनी फैमिली से ही इंस्पिरेशन लेके चल रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं मेरठ में, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, मेरी 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक अवेकनिंग स्पिरिट्स, जो कि योगा, मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन पर बेस है, इसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं। और सेकंड है कीप द फेथ, ये एक ट्रस्ट है, एनजीओ, जिसमें कि हम मेंटली फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, चैलेंज बच्चे हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट प्लस उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग और एजुकेटिव सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। जी, तो सर आप बताना चाहेंगे कि आपके जो ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ये कहाँ पर हैं, ताकि लोगों को थोड़ी हेल्प मिले? ये मेरे क्लिनिक के साथ ही एक और मेरा क्लिनिक है, जिसमें कि हम इसको ऑपरेट करते हैं, और मैं काउंसलिंग भी अपनी क्लिनिक पर ही करता हूँ, प्लस मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में विजिट करता हूँ। और एक योगा सेंटर खोलने का मेरा प्लान है बहुत जल्दी, और कीप द फेथ भी हम वहीं पर ही कर रहे हैं। हम फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आप अपने क्लिनिक का नाम बताएंगे? कृष्णा होम्यो क्लिनिक। ठीक है, और कहाँ पर है सर ये तिरुपति प्लाजा, बच्चा पार्क। जी, तो मतलब आप अगर आगे योगा भी अपना, हाँ, मेरा प्लान है एक योगा सेंटर खोलने का, क्योंकि मैं मानता हूँ योगा और होम्योपैथी से इंटरनल हीलिंग आपकी इन दोनों से ही संभव है, और इनका कोई साइड इफेक्ट, कोई एडिक्शन, कोई किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं है। और यही आपको इंटरनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली ये दोनों साइंस आपको हील करती हैं। तो मेरा मतलब प्लान है, सपना है कि मैं इन दोनों को क्लब करूं और लोगों को हम अच्छे से अच्छी हीलिंग प्रोवाइड करें। जी सर, एक क्वेश्चन है कि लोग हर साल या फिर 6 महीने में रिपोर्ट करवाते हैं, तो क्योंकि शरीर में सिर्फ 2 ही ऐसे विटामिन है जिनकी कमी होती जाती है, एक तो विटामिन डी है और एक विटामिन B12 है, तो ऐसा क्यों सिर्फ इन्हीं 2 विटामिन की कमी है? ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस समय एक फैशन आ गया है लोगों को, मैं कहूँगा ज्यादा पढ़े लिखे अमीर लोगों को ये बीमारी हो गई नई, कि वो हर साल 6 महीने अपने जांचें कराने लगे। जांच करानी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन किस चीज़ की, जिससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम फील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेट में दर्द हो रहा है, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड कराइए। आपको जॉइंट पेन हो रहा है, बिल्कुल ब्लड टेस्ट कराइए, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। आज लोग डायरेक्ट पैथोलॉजी लैब्स क्या कर रही हैं, लोगों को 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। लोग ब्लड टेस्ट करा रहे हैं और उसमें उनके विटामिन 2 विटामिन कम आ रहे हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, वाई नॉट विटामिन ई, वाई नॉट विटामिन B12 में भी 12 विटामिन है, B1, B2, B6, विटामिन सी, विटामिन ए, इनकी कोई बात नहीं कर रहा आज। जबकि सब लोग जानते हैं विटामिन डी तो आपको बारिश से ही मिलता है, सॉरी B12 बारिश से मिलता है, और विटामिन डी आपको धूप से मिलता है, तो ये फ्री के विटामिन है। और 20 साल पहले विटामिन किसी के कम नहीं थे, गरीब आदमी के आज भी कम नहीं है। सर, तो ये आपने जैसे बताया कि B12 और ये विटामिन डी की कमी, तो मतलब जब धूप से मिल रहा है, बारिश से मिल रहा है, तो क्यों नहीं फिर हम लेना नहीं चाहते ना। पहले हमारे घर बड़े होते थे, आंगन होते थे घरों में, आप बारिश में नहाते थे, आप धूप में बैठते थे। आज हम सबके घर बंद हो चुके हैं, बिकॉज हमको एसी चाहिए। धूप में कोई जाता नहीं है आज, बारिश में उल्टा बच्चे डरने लगे बुखार हो जाएगा। तो ये जो नेचर में चेंज आया, लाइफस्टाइल में चेंज आया है, ये बीमारियों का बहुत बड़ा वजह है। हम लोग ज्यादातर इंडोर रहने लगे हैं अब, पहले हम लोग आउटडोर रहते थे। हमारा योगा सिस्टम कहता है कि आकाश तत्व से भी आपको एनर्जी मिलती है। जितने बड़े लोग योगी होते हैं वो खाना नहीं खाते कई महीनों तक, बिकॉज वो आकाश तत्व से अपना न्यूट्रिशन इनहेंस कर लेते हैं। तो सोचिए, जब इतनी डीप नॉलेज हमारे हिंदू कल्चर में या हमारे इंडियन कल्चर में हमें मिल रही थी, हम उसको छोड़ के वेस्टर्न कल्चर में चले गए जी। क्योंकि ये जितने भी यार आज आर्किटेक्चर्स हो रहे हैं, आप देखिए सब वेस्टर्न कल्चर से आए हैं। सबके घर बंद हो चुके हैं, खुले घर नहीं है, लोग छत पे नहीं जाते, लोग वॉक नहीं करते, लोग धूप में नहीं बैठते। तो सर, ऐसे ही बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे सर से, जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए द अचीवर्स टॉक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो द अचीवर्स टॉक में। अचीवर्स टॉक, जहां हम बात करते हैं मेरठ की जानी मानी पर्सनालिटीज से, जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में, उनके लाइफ मंत्रास के बारे में। और आज हमारे साथ हैं मेरठ के जानी मानी पर्सनालिटी डॉक्टर शशिकांत शर्मा।
सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजकल जिम का बहुत क्रेज हो गया है सबको, और लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियंस जिम कर रहे हैं और जो फॉरेनर्स हैं वो योगा कर रहे हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? बेसिकली जिम की शुरुआत हुई थी यूरोप अमेरिका से, ऐसी कंट्रीज से जहाँ बर्फ पड़ती है ज़्यादा। तो उन लोगों के पास एक्सरसाइज करने का कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए एक हॉल बनाया, उसके अंदर मशीन्स बनाई जिससे कि वो हाथ पैरों के चलते रहे। ये इसका रीजन था। अब हमारे इंडियन कल्चर में सुबह मॉर्निंग वॉक का चलन है जी, तैराकी का वो है, हमारे यहाँ बच्चे करते हैं, प्लस योगा तो अपने आप में बहुत ही बड़ा एडवांस सिस्टम है। आज फॉरेनर्स योगा को परस्यू कर रहे हैं बिकॉज दे हैव नोन कि जिम सिर्फ बॉडी तक रिस्ट्रिक्टेड है। योगा आपकी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सबको वो करता है, एनहेंस करता है। प्लस हमारे इंडियन बच्चे आज जिम कर रहे हैं बिकॉज हम लोग बाहर से अच्छा दिखना चाहते हैं। जिम एक्सटर्नल अपीयरेंस है आपकी, योगा आपकी इंटरनल अपीयरेंस है। प्लस इंटरनल से तो एक्सटर्नल में भी असर करती है। अगर मैं बोलूँ आप मुझे बाबा रामदेव से ज्यादा फिट आदमी दिखाओ पूरी दुनिया में, 20 साल से वो एक्टिव है और मैं बचपन से उनको देख रहा हूँ आज तक वैसे के वैसे हैं जी। बल्कि जिम में अगर आप बात करें, मिस्टर ओलंपिया 8 बार का एक सबसे बड़ा चैंपियन है रॉनी कॉलमैन, वो इस समय बैसाखियों पर चल रहा है, उसका डिस्क स्लिप हो गई है। प्लस आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की खुद की कितनी सर्जरीज हो चुकी हैं। रेम्बो जो थे, सिल्वेस्टर स्टैलोन, बड़े फेमस ये जिम के लोग रहे हैं, इन सबकी कितने ऑपरेशन हो चुके हैं। आज भी आपको 70 साल का आदमी जिम करता नहीं दिखेगा फिट, लेकिन आप योगा का 90 साल का आदमी भी देखेंगे फिट, जिसका कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होगी। जी सर। तो हम लोग जितना जिम की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर उतना ही हमारी तरफ आ रहा है। तो वो अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए आज योगा का सहारा ले रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितने योगा टीचर्स फॉरेन में हैं, उनकी फीस जिम वालों से 100 गुना महंगी है। एक बड़े फेमस योगा टीचर है, कोई ठाकुर है, मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, उनकी फीस 2 करोड़ रुपए, और उन्होंने अभी उसको मना कर दिया था ब्रैड पिट को कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो एंजेलिना जॉली, ब्रैड पिट ने उनसे योगा सीखा, मैडोना, जितने भी हॉलीवुड स्टार्स हैं वो खुद आज योगा को फॉलो कर रहे हैं। जी सर। तो इसमें बहुत एक हमारे यूथ के लिए बड़ी एक अवेकनिंग होनी चाहिए, जानने वाली बात है कि आप इसको फॉलो करें, इसको जाने। मैं खुद पहले जिम करता था, मैं अपने बारे में बताऊं, पर आज मैं खुद योगा में कन्वर्ट हो चुका हूँ आफ्टर लॉकडाउन। जी सर। सर वेयर डू यू सी होम्योपैथी इन द नेक्स्ट अपकमिंग इयर्स? होम्योपैथी सबसे पहले तो जितने भी हमारे इंडिया में अगर आप बात करें, जितने भी लर्नड लोग हैं, हर मतलब कास्ट कल्चर के लोग, हर स्टेटस के लोग आज होम्योपैथी को अपना रहे हैं जी। बस एक छोटा सा पॉइंट ये है कि लोग हमारे पास बड़ा देर से पहुंचते हैं। हाँ जी। ये थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है अभी भी, तो उसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसको भी वैल्यू करें लोग। आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी एट ऑल, दोनों साइंस के अपने प्लस माइनस, प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ उनकी लिमिटेशन है, कुछ हमारी लिमिटेशन है, कहीं पर हम उन पर डिपेंड है, कहीं पर वो भी हमारा सहारा लेते हैं। लेकिन फ्यूचर होम्योपैथी का बहुत ब्राइट है। आज इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होने लगे हैं, एमडी हो रही है, पीएचडी हो रही है। मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ। एडवांस केसेस में, एडवांस डिजीजेज में होम्योपैथी का बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है, और लोग अब धीरे धीरे मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं, प्लस चूज कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एलोपैथी, तीनों के बीच में डिफरेंस? बेसिकली एलोपैथी हो गई कि ये वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट हुआ था मेनली। हिपोक्रेट्स जो थे, जिन्होंने फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, उन्होंने एलोपैथी को और होम्योपैथी को सिमिलर वे में स्टार्ट किया था। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो होम्योपैथी के इन्वेंटर हैं, वो खुद पहले एलोपैथी डॉक्टर थे। तो एलोपैथी था कि अगेंस्ट द डिजीज काम करती है, होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक विद द डिजीज काम करती है। तो ये तो एक प्रिंसिपल डिफरेंस हो गया दोनों में जी। लोग कहते हैं होम्योपैथी स्लो असर करती है, ऐसा नहीं, होम्योपैथी फास्ट असर करती है, लेकिन आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करने में तो टाइम लगेगा, उसको हम स्लो मानते हैं। एलोपैथी बिल्कुल फास्ट ट्रीटमेंट करती है, दिस नो डाउट, इमरजेंसी वो अच्छा हैंडल करते हैं। और आयुर्वेदा की बात करें तो ये होम्योपैथी की ही सिस्टर कंसर्न एक तरीके से। जितनी मेडिसिन वहां यूज होती हैं जो पार्ट ऑफ लाइक मिनरल्स और प्लांट्स, फ्लावर्स, उसमें यूज होते हैं, होम्योपैथी में वही चीजें यूज होती हैं, लेकिन हम उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आयुर्वेदा में क्रूड फॉर्म में यूज करते हैं, होम्योपैथी में प्रोसेस्ड फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए होम्योपैथी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर ये संजीवनी बूटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। जो भी मेडिसिन आपको ठीक कर दे वो संजीवनी बूटी है जी। कई बार कोई, जैसे तो रामायण से स्टार्ट हुआ था कि हनुमान जी ने कोई एक ऐसा प्लांट या फ्लावर डिस्कवर किया, मतलब लेकर आए वो, जिससे कि लक्ष्मण जी बच गए जी। और होम्योपैथी में भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो लाइफ सेविंग है, जो इमरजेंसी में यूज करते हैं और उससे लोग बचते हैं।
सेम विद एलोपैथी की, अगर उसमें भी कोई इमरजेंसी में ठीक हो रहे तो वो किसी भी ठीक कर रहे दवाई को संजीवनी बूटी कहेंगे। सर आजकल ऐसा हो गया है कि सब लोग, आपने बताया कि आपकी एक बहुत प्यारी सी फैमिली है, तो मैं आपकी फैमिली के बारे में भी जानना चाहूँगी कि क्या आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं? हाँ। जॉइंट फैमिली के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो सब चीज़ें आप मुझे प्लीज़ बताइए। भाई जॉइंट फैमिली के तो फायदे ही फायदे, नुकसान तो कोई है ही नहीं। हमारा इंडियन कल्चर जॉइंट फैमिली से ही स्टार्ट हुआ है जी। और पहले तो खानदान होते थे, अब परिवारों तक सिमट के रह गए हम। हाँ जी। और मैं मानता हूँ छोटे बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग है, उनका गुड लक है कि अगर जॉइंट फैमिली में पैदा हो रहे हैं। मैं खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे अपब्रिंगिंग एक जॉइंट फैमिली में हुई और मेरे बेटे भी, क्योंकि संस्कार आप कहीं से खरीद नहीं सकते। जी सर, बिल्कुल। ये आपको फैमिली वैल्यूज से ही मिलेंगे। आप सब कुछ खरीद सकते हो लाइफ में, गाड़ी बंगला पैसा, लेकिन आप कभी भी संस्कार नहीं खरीद सकते। तो वो आपको फैमिली वैल्यू से मिलेंगे। और जॉइंट फैमिली मेरी नज़र में एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मेरी फैमिली में मेरी ग्रैंड मदर है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे चाची हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटे, प्लस ब्रदर की मैरिज हुई है, उसकी वाइफ और उसकी बेटी। तो हम लोग सब साथ में रहते हैं। 2 डॉग्स हैं हमारे पास, तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सर आपने बताया था कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। बेसिकली बिलीव से नहीं, स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है। ओके। अगर हम बात करें, आप बिलीव करें ना करें, जैसे सूरज है, आप कहीं जी आंख बंद कर लेता हूँ तो वो तो रहेगा। सेम स्पिरिचुअलिटी है आपकी लाइफ में। मगर मैं मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करें, बॉडी माइंड, तीसरी चीज क्या है जो इनके बारे में बात कर रही है, वो स्पिरिट है। आपके मन में एक थॉट आया कि मैं चोरी कर लेता हूँ, किसी कोई भी नेगेटिव थॉट आया, तो कोई ना कहीं अंतरात्मा आपको मना करती है किसी भी नेगेटिव इफेक्ट के लिए। मेरे पास बहुत क्रिमिनल्स आते हैं लाइक साइकेट्रिक असेसमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, दवाई के लिए। मैं उनसे बात करता हूँ जब कभी, तो वो भी इस बात को कहते हैं कि हाँ भाई हमने चोरी करी, लेकिन हमें पहले एक थॉट आया कि कहीं ना कहीं ये करना गलत है, बट हमने उसको इग्नोर करके वो काम करा। बाद में हमने वो गिल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो थॉट आया वो कहाँ से आया? माइंड ने तो कह दिया ठीक है मुझे पैसे चुराने हैं, लेकिन एक थॉट आया भाई ये किसी की बच्चे की फीस हो सकती है, ये किसी के किराया हो सकता है घर का, किसी के राशन का पैसा हो सकता है। ये कौन बता रहा है आपको? वो आपकी स्पिरिट है। स्पिरिट मीन्स आपकी अंतरात्मा। तो वो अंतरात्मा आपको परमात्मा ने देके भेजी है। 2 ही एनर्जीज है, एक आपकी अंतरात्मा, एक परमात्मा। इन दोनों का जो हम मतलब कम्युनिकेशन, या इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है, उसको हम योगा कहते हैं। योग मीन्स जुड़ना जी। कि आप दोनों जुड़ गए। किस चीज से जुड़ गए? आपने अपनी एनर्जीज को कनेक्ट कर दिया। जब ये कनेक्शन होगा, आप कोई नेगेटिव इमोशन माइंड में आएगा ही नहीं। आएगा तो आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं करोगे। लाइक जितने भी योगी लोग हैं, आप कभी किसी को सिगरेट पीते नहीं देखोगे जी। उनके माइंड में थॉट अगर आया स्मोकिंग करने का, तो दूसरा थॉट आएगा इसका बेनिफिट क्या है। लेकिन जो भोगी है उसका बिल्कुल ऑपोजिट। योगी का भोगी वो टोटल इग्नोरेंट है। उसके मन में विचार आया मुझे सिगरेट पीनी, पी ली, एल्कोहल ले ली, करते करते उसका कैरेक्टर बन गया एल्कोहलिक या स्मोकर। उसका एंड रिजल्ट क्या है? डिसीजेस, बीमारियां जी। तो भोगी बन जाता है रोगी, और योगी रहता नहीं रोगी। ये मेरा खुद का लाइफ का, मैंने खुद ही ये फिलॉसफी लिखी और मैं खुद इसमें बिलीव करता हूं कि आपका एक एक कर्मा, एक एक स्टेप आपकी लाइफ में उसकी वाइब्रेशन होती है जी। और स्पिरिचुअल अगर आप हैं, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं, अंतरात्मा की सुनते हैं जी, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे लाइफ में। किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, आपके साथ भी गलत नहीं होगा जी सर। तो गलत आप तभी करेंगे जब आप अपनी अंतरात्मा को इग्नोर करेंगे जी। तो आप योग चूज करते हैं या भोग चूज करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए मैं अपने बेटों को, मेरे बेटा भी बहुत छोटा है 7 साल का, 1-2 साल का, उनको बीच में टेंपल लेकर जाता हूँ, सब रिलीजन्स के बारे में बताता हूँ, गरीब लोगों की मदद करने का उनको, मतलब अभी से ही जो भी नीडफुल है आप उसके लिए जो कर सकते हो करो। नॉन वेज मत खाओ, एनिमल्स को, मतलब ये अहिंसा योगा का एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक नियम है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए हमें किसी के साथ। तो जितनी ये मॉरल वैल्यूज आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेंगी उतना अच्छा है। तो आज आप देखें इंडियन गुरुज के साथ साथ स्पिरिचुअल, ये फॉरेनर्स बहुत स्पिरिचुअल बिलीव कर रहे हैं। आप इस्कॉन देखिए, आप वृंदावन जाइए, आप साउथ इंडिया में देखिए, आप ऋषिकेश है, बनारस है, फॉरेनर्स आज इसमें बिलीव करने लगे हैं। इंडियन कल्चर को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। इंडिया में आकर वो चाहते हैं हमारा लाइफ पार्टनर इंडियन हो, बिकॉज यहाँ हम सामने वाले की वैल्यू करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। फॉरेन में क्या है, आज शादी कल डिवोर्स। यस सर। वो भोग वाली बात हो गई, फिर वो इग्नोरेंट कि आपको दूसरे के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इंडियन कल्चर में इस बात से भी वैल्यू करते हैं, आज वाइफ का मूड खराब है जी, बिल्कुल। तो क्यों खराब है? इसलिए नहीं कि खराब है तो चलो छोड़ो, हो जाएगा ठीक। हम पूछते हैं, मनाते हैं, फिर हम उसको ठीक करते हैं।
तो हाँ ठीक है, फिर हमारा मूड भी ठीक रखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ह्यूमन मतलब मॉरल वैल्यूज हैं जो हमारे इंडियन कल्चर पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोर आज हो रहा है, पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी आपको यही नॉलेज देती है, जी सर, यही सेंस ऑफ माइंड देती है कि आप जो भी करें ठीक करें, कभी कुछ गलत ना करें, और कुछ हो भी जाए गलत तो वो भी ठीक हो जाता है। जी सर, आपने बताया कि आपके 2 बेटे हैं, तो मैं आपका उनके साथ में रिलेशन कैसा है, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगी। बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। मैं अपने बेटे को स्टेडियम लेकर जाता हूँ, उनको हर हफ्ते एक बार पार्क लेकर जाता हूँ, जी प्लस उनको टेम्पल लेकर जाता हूँ। उनको मेरा सिर्फ एक ही फोकस है, पैसे ज्यादा उनको मॉरल वैल्यूज दूं। जी बिल्कुल। एक बहुत नामी गिरामी स्कूल है, मैंने जानबूझ के उसका एडमिशन वहाँ नहीं कराया, रीजन बीइंग मैं चाहता हूँ ये अमीरों के बच्चों के साथ ना पढ़े, बिल्कुल ये हर वर्ग के बच्चे के साथ पढ़े, जी हर स्टेटस के बच्चे के साथ पढ़े, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पापा कोई हमसे ऊपर भी है, कोई हमसे नीचे भी है, जी चाहे वो मॉरल वे में हो, चाहे फिजिकल वे में हो, चाहे फाइनेंशियल वे में हो, जी। और वो सब लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना सीखे। तो यही मेरी एक कोशिश है कि इसको ये वैल्यू दूं। जी सर, तो सर जैसे आपने बताया कि आप उनको पार्क लेकर जाते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे ये वाली चीज़ बहुत मिसिंग है। पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं कि फादर्स अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, मदर्स अपने किटीज़ में लगी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनता जा रहा है कि जो बच्चों को डिप्रेशन वगैरह होता है उसका भी एक, तो उसके ऊपर चाइल्ड साइकोलॉजी में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, और ये चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स एक साइंस है अपने आप में। जी अगर आज आप देखेंगे तो जितने बच्चे डिप्रेस हैं या गैजेट्स की तरफ एडिक्ट हैं और सुसाइडल टेंडेंसी जितनी बढ़ती जा रही है, मैं उन बच्चों की कोई गलती नहीं मानता, सारा का सारा दोष उनके पेरेंट्स का है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स हम ऐसा टाइम स्पेंड किया, लेकिन आज आपके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए। जी मैं नाम नहीं लूंगा, 2 बॉलीवुड के बड़े अच्छे हीरो हैं, एक तो हमारे सुपरस्टार है जिनका बेटा ड्रग्स केस में फंसा था, जी जी, और एक दूसरे हीरो का बेटा गोल्ड मेडल लेकर आया है जी। तो अब आप इसमें क्या डिफरेंस देखेंगे? अगर आप दोनों का लाइफस्टाइल देखें तो एक का बेटा कह रहा है मेरे पास अपने फादर से बात करने का टाइम नहीं है, या फादर कह रहा है मेरे टाइम नहीं है, मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। दूसरे का फादर अपनी मतलब क्या कहते हैं उसको, कैरियर को डाउन करके अपने बेटे पर ध्यान दे रहा है, तभी तो मेडल लेकर आया। जी बिल्कुल। जब आप बच्चों पर ध्यान देंगे, आप बच्चों को टाइम देंगे, पैसा सब दे रहे हैं, पैसा हमें भी मिला, हमने भी ठीक है, हम पढ़ाई करी है, हम कहीं भी घूमने गए हैं, पैसे से ही गए हैं, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज मिली हैं वो पेरेंट्स ने हमको दी हैं, और वो उनके टाइम एफेक्शन से हमें मिली है। सेम आज बच्चे अगर सुसाइड कर रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा रीजन है, वो बहुत प्रेशर में है। पेरेंट्स अपने खुद की ईगो के लिए, अपने झूठे स्टेटस सिंबल के लिए अपने बच्चों पर वो चीज थोप रहे हैं। जी। अभी एक छोटा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा। जी सर। एक लड़की ने यहाँ मेरिट में टॉप किया, उसके 94.3% नंबर थे, वो सेकंड रैंक आई उसकी। जिस लड़के ने टॉप किया उसके 94.7% नंबर थे, वो दोनों मेरे पेशेंट्स रहे हैं। जी। तो उस लड़की की मम्मी मेरे पास आई कि ये खाना नहीं खा रही परसों से, इसको नींद नहीं आ रही। क्यों? उसके फादर ने उससे बात नहीं करी। क्यों बात नहीं करी? कि न्यूज़पेपर में उसकी फोटो सेकंड नंबर पर क्यों आई, जी, फर्स्ट नंबर पर क्यों नहीं आई? अच्छा, वो बनना चाहती है आईएएस अधिकारी, जी, फादर कह रहे हैं कि आपको आईआईटी करनी है। मैंने कहा मुझे इनके फादर को बुलाओ एक बार। मैंने फादर से कहा इसको तो, अच्छा उन्होंने कहा मेरी इंसल्ट हो गई। मैंने फादर से कहा आपको पता आपकी बेटी की कितनी इंसल्ट होती है, इसको स्कूल से छोड़ने जाते हैं ये वैगनआर गाड़ी में। जी, मैंने पहले पूछा गाड़ी कौन सी आपके पास? कहते वैगनआर। मैंने इसको बहुत इंसल्ट होती है, मर्सिडीज में क्यों नहीं आते आप? कहते मतलब, मैंने मतलब भाई बाकी पेरेंट्स होंडा सिटी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, इसकी बड़ी बेइज्जती होती है। कहते ऐसे क्यों? मैंने तो आपकी बेइज्जती कैसे होगी इसके नंबर करवा रहे तो? जी बिल्कुल, इसका आपकी इज्जत से क्या लेना देना? प्लस आपने खुद कौन सी आईआईटी कर ली जो आप इससे आईआईटी करवा रहे हो? जी बिल्कुल सर, क्योंकि आप खुद नहीं कर पाए, आप खुद एक फेलियर रहे हैं, तो आप वो अपनी सारी की सारी जो आपका फ्रस्ट्रेशन है अपने बच्चे के द्वारा निकाल रहे हैं कि आप सोसाइटी में इस चीज का झंडा फहराना जी मेरा बेटा आईआईटीएन है, मेरी बेटी आईआईटीएन है। अगर ये आईआईटीएन बन के बीमार हो गई, डिप्रेस हो गई, इसको कोई और डिजीज हो गई बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, तब आप क्या करेंगे? फिर उस लड़की ने लेडी श्रीराम कॉलेज डीयू में एडमिशन लिया, अब वो तैयारी कर रही है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ वो आईएएस बनेगी एक दिन। जी सर, क्योंकि मैंने उसको एक ही राय दी, आप अपने दिल की बात सुनो, आपका जो दिल करता है। पापा मम्मी आज है कल नहीं होंगे लाइफ में, बिल्कुल सर। हाँ, हमें उन्हें इग्नोर भी नहीं करना, लेकिन अपने दिल की बात भी सुननी है। जी, हो सकता है उनकी लिमिटेशंस हमारी लाइफ को लिमिट कर दें। जी, तो अगर आपका अंतरात्मा ये कहती है कि जो मुझे बनना है मुझे वही बनना चाहिए, तो आप वो बनो। सर, तो जैसे अभी हम फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि आपकी मदर आपके स्कूल में ही टीचर थी, तो कुछ ऐसा किस्सा जो स्कूल में हुआ हो या फिर जो आपकी कॉलेज लाइफ में हुआ हो जिसको याद करके आज भी आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है? स्कूल में तो किससे इसलिए ज्यादा नहीं हो पाए, मदर टीचर थी इसलिए शैतानियां तो हो ही नहीं पाई कोई। जी,
कॉलेज में तो एक फ्रीडम मिल गया था मेरे को, मतलब एक पुनर्जन्म होता है ना। मैं जब कॉलेज पहुंचा तो मुझे लगा भाई मेरी लाइफ अब शुरू हुई है। तो वहां जाके मुझे एक हैबिट हो गई सॉन्ग सुनने की, इंग्लिश सॉन्ग्स जी। तो मैं पूरे दिन गाने सुनता रहता था, गाने लिखता रहता था। मैं खुद भी गाने लिखता था अपने बना के जी। खुद भी उनको गाता था। तो एक दिन मेरी टीचर ने मुझे टोका कि भाई क्लास में एग्जाम्स हैं नेक्स्ट वीक, और मुझे स्पेशली पॉइंट आउट करके, शशिकांत सब पास हो जाएंगे बट मुझे लगता तुम पास होगे। ये बात मेरे को इतनी फील हुई कि पूरी क्लास में मैम ने मेरे को ऐसे कह दिया कि मैं जिस दिन एग्जाम था उससे एक रात पहले बिल्कुल नहीं सोया। मैं पूरी रात पढ़ाई करता रहा, पूरे वीक मैंने पढ़ाई करी, पूरा सिलेबस की जितना सिलेबस था वो मैंने एक हफ्ते के अंदर पूरा पढ़ लिया, और मैं सब गाने सब छोड़ दिया, मेरे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। और मेरे टॉपर्स, फिर मैं गया जब मेरे मतलब रिजल्ट आया तो मेरे टॉपर से 1 नंबर कम था सिर्फ, और सब लोग हैरान थे यार ये लिख क्या रहा शीट में इतना। बिल्कुल। तो बस टॉपर और मैं एंड में रह गए थे। वो मेरा खैर फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो टॉपर है वो भी। तो हम एंड में लिखते रहे, तो वो भी पीछे पलट के यार तू लिख क्या रहा है जितना जी। तो फिर जब मैं मैम के पास गया, मैंने मैम देखो आप कह रहे थे मैं पास नहीं होऊंगा, तो मैम के वर्ड से कि मैं जानती हूँ तू कितना ज़्यादा पैशनेट है, बस उसको एड्रेस करना था, डायरेक्ट करना था इस एनर्जी में। तो मैंने तेरे लिए ही, मेरा मकसद ही ये था कि जो तेरी ये एनर्जी है ये क्रिएटिव वे में, इस वे में यूज़ करो जिसके लिए आप को ये चूज़ किया डेस्टिनी ने इस काम को करने के लिए जी। तो ये इंसिडेंट ने मेरी एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग ये इंसिडेंट था कि जब मैंने फील करा कि हाँ अगर आप कोई चीज़ ठान लो, अगर आप अंदर से किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता किसी भी चीज़ के लिए। खैर मुझे उसे 1 नंबर का आज भी मलाल है जी। तो सर जैसे आपने बताया कि मदर स्कूल में टीचर थी तो उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शंस थे, तो स्कूल में कोई क्रश या फिर कुछ ऐसा? स्कूल में एक साइलेंट क्रश था मेरा 8th क्लास में। ओके। और ये बात शायद आज मैं पहली बार मतलब बता रहा हूँ, ये बात अब तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई जी। और बस वो शुरू हो गया, वही दफन हो गया। और आगे कॉलेज में जाके? हाँ, कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी और 1 मंथ हमारा अफेयर था, बट शी चीटेड मी, उसने मुझे बिट्रे करा। उसके बाद ही मैं एक्चुअल बोलूँ तो मैं फिलॉसफी में टर्न हो गया। तो मैंने जो भी मेरी अवेकनिंग स्पिरिट्स जो मेरी कंपनी है उसके बाद ही स्टार्ट करी, और जो ये मोटिवेशनल सेमिनार्स एंड ऑल जितना भी कुछ है, तो उन लोगों के लिए जो कि चीटेड हुए लाइफ में या जो डिप्रेस्ड हैं, उसने मेरे को काफ़ी चेंज किया उस इंसिडेंट ने। तो वो भी एक तरीके से मेरे लिए अवेकनिंग था। तो तभी उसके बाद मैंने फिलॉसफी पढ़नी स्टार्ट करी, मैं इसमें आया, मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्टार्ट करी, और टुडे आई एम प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स की उन्होंने ही मेरे को आज एक्चुअली मेरे फेलियर्स में मेरे को टर्न अप करा है जो भी आज मैं हूँ लाइफ में। अगर मेरे फेलियर्स नहीं आते लाइफ में तो आज मैं यहाँ नहीं होता। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक फेलियर से ही हम सीख पाते हैं। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये मेरी उन्हीं मैम ने मुझे बोला था जब मेरा ब्रेकअप हुआ। शी केम टू मीट मी, मैं काफी डिप्रेस था, तब उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा ये लाइन लिख ले आज, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो उन फेलियर्स की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। जी। तो सर आपने बताया कि आपको गाने लिखने का शौक है, किताबें लिखने का शौक है, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर एनरिक इग्लेसियस था। ओके। और बॉलीवुड साइड से कोई? बॉलीवुड कुमार सानू। ओके। कोई फेवरेट सॉन्ग और उनका? कुमार सानू सारे ही सॉन्ग मेरे फेवरेट रहे हैं। वैसे मेरे फेवरेट सॉन्ग्स अगर मैं बात करूँ तो रॉक ऑन मूवी के गाने हैं, रॉक ऑन के सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। वो मूवी भी मेरी फेवरेट है बिकॉज उस मूवी का भी यही मोटिव है, लिव योर ड्रीम्स। या बिल्कुल। और सर फेवरेट बुक आपको लिखने का शौक है? क्योंकि मेरी फेवरेट बुक है द अल्केमिस्ट और द सीक्रेट। मैं इनफैक्ट बुक्स लोगों को गिफ्ट भी करता हूँ, मैं कभी किसी को लिफाफे गिफ्ट नहीं करता शादी पार्टी में, से बुक्स की गिफ्ट करता हूँ। जी नाइस। तो शायद से लोगों को वही है कि उनके अंदर भी एक थोड़ा सा रीडिंग हैबिट डेवलप करने का। मेरी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी में 2500 किताबें हैं। मेरी 3 लाइब्रेरीज हैं, एक मेरे क्लिनिक पर, एक मेरे फार्म हाउस पर और एक मेरे घर पर जी। और मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ पूरे इंडिया में, कहीं भी मेरी साथ 2 बुक्स मेरे साथ हमेशा रहती हैं। यही तो मेरी दोनों फेवरेट बुक। और एक बुक और है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। और मैं डायरी राइटिंग भी करता हूँ, मेरे पास 14 डायरीज हैं जो मैं 2003 से लिखता आ रहा हूँ। और मैं पोएट्री भी करता हूँ, मैंने मेरी वाइफ के लिए भी एक पोएट्री की बुक लिखी है जी। तो लिखने का मुझे शुरू से शौक रहा है जी सर। और सर मैं जानना चाहूंगी आपके फेवरेट एक्टर के बारे में भी। फेवरेट एक्टर मेरे अनिल कपूर। ओके। मेरे को बहुत पसंद है उनकी एक्टिंग। उनका कोई डायलॉग वगैरह जो आपको बहुत पसंद है, आप बोलना चाहोगे? नहीं। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस
कैटरीना कैफ पहले मुझे पसंद थी, हाँ, बट मेरी वाइफ को पसंद नहीं। चलिए सर, वापस से अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी होम्योपैथी के बारे में। तो फैटी लीवर और कोलेस्ट्रोल हर तीसरे व्यक्ति के अंदर हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये आपने जितना अमाउंट ऑफ फैट कंज्यूम किया है पूरे दिन में, या अमाउंट ऑफ कैलोरीज हम बोलेंगे आपने कंज्यूम किया है, आप उसको बर्न नहीं कर पा रहे। हम लोग इस समय पूरे दिन इंडोर रहते हैं, सब लोगों की सिटिंग वर्क है मैक्सिमम, और आप खाना खा के बैठे हुए हैं पूरे दिन, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, आप लोग मतलब वॉक करना है, आउटडोर एक्टिविटीज करना काफी लिमिटेड हो गया है, प्लस हम लोगों का जो कैलोरी इंटेक है वो बढ़ता जा रहा है। प्रोसेस फूड हम लोग बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं। आप देखिए इस समय जितने भी मसाले, आटा जो भी हम यूज कर रहे हैं, पहले हम लोग इसको खुद पीसते थे, हाँ जी, नेचुरल। आज हम सबको पैक्ड आइटम पर हम डिपेंड है। जूसेस आप यकीन नहीं करोगे, रियल का जूस ताजे जूस से ज्यादा बिकता है, हाँ, वो टोटल शुगर है। आप असली जूस को 1 घंटे नहीं पी सकते, रियल जूस के ऊपर मिनिमम 6 मंथ्स की एक्सपायरी है, तो वो 6 मंथ्स कैसे चला? आप ग्रीन चटनी को 4 दिन बाद नहीं खा सकते, लेकिन किसान की टोमेटो केचप 1 साल की एक्सपायरी है, तो वो 1 साल कैसे ठीक है? तो ये जितनी भी हम ये चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, ये कहाँ जा रही है? हमारी बॉडी में। बॉडी में लीवर हमारा स्टोर हाउस है। लीवर को मैं कहता हूँ पेशेंट्स को हंसते हुए कि ये तिजोरी है, इसे आप जो इसमें रखोगे ना, ये वापस आपको मिलेगा। तो आप जितना प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव चीजें बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, वो रिलीज नहीं हो पा रहा बाहर, तो उससे आपकी लीवर हेल्थ खराब हो रही है। कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ रहा है कि आपका इंटेक इतना ज्यादा है कि वो बर्न आउट नहीं हो पा रहा। अगर आप कैलोरीज बर्न करेंगे तो ये नेचुरली खत्म हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। इसके लिए मेडिकेशन की कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की। हाँ, अगर अलार्मिंग लेवल पर आपका कोलेस्ट्रॉल है तो बिल्कुल हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मेडिसिन होम्योपैथी में भी अवेलेबल है। लोग हर आयुर्वेदा, एलोपैथी सबको प्रेफर करते हैं, वो अपनी एक पर्सनल चॉइस है। तो सर अभी हमने जिम के बारे में बात करी थी कि आजकल जो जिम बॉयज होते हैं, जो जिम गर्ल्स हैं, वो सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना स्टार्ट कर गए हैं, या फिर अगर विटामिन्स की भी कमी हो जाती है तो हम सप्लीमेंट्स लेना प्रेफर करते हैं। तो जो ये सप्लीमेंट्स के बिना प्रोटीन और अन्य विटामिन वगैरह जो हैं, तो उनको कैसे हम अचीव कर सकते हैं? अब फिर वही वाली बात आती है, अगर आप एक जिम जाने वाले को देखें तो वो 1 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए कितने सारे सप्लीमेंट खाता है। हाँ जी। अगर सप्लीमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है तो हमारी आर्मी क्यों नहीं खाती, जिनको एक्चुअल जरूरत है? जो जवान 24 घंटे बिना सोए के 47 लेके बॉर्डर पर खड़ा है, आप उसकी डाइट पूछो क्या है? जो एक आदमी रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, पूरे दिन सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है, आप उसकी डाइट पूछो क्या है जी। और वो लोग ज्यादा आपको एक्टिव मिलेंगे आउटडोर एक्टिविटी करते हुए। सप्लीमेंट्स जिन लोगों का गोल है मिस्टर इंडिया, कॉम्पिटिशंस जिनको लड़ने हैं, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस, उनके लिए बने हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के नहीं बने। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, जिसके लिए कैल्शियम की गोली लिख दो। मैं कहता हूँ इसको मखाने खिलाओ, दूध पिलाओ, तिल खिलाओ, नेचुरल सोर्स से आप इनका इंटेक पूरा करो, 99% उसी से पूरा हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर कोई लैक है बॉडी में, कोई डिजीज है, किसी को फ्रैक्चर हो गया, तब एक अलग बात है। आप सप्लीमेंट इसलिए यूज करते हैं कि वो इजी कन्वीनियंट है लेने के लिए। तो अगर हम नेचुरल डाइट को फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। नेचुरल डाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पूरी तरीके से हेल्दी रखने के लिए कारगर है। ओके। और सर ये होम्योपैथी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बनी रहती है, कैसे, या फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम को ही सबसे पहले स्ट्रेंथन करती है। इसका सारा का सारा फोकस आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का है। कोई भी हम होम्योपैथी इज नॉट अ पार्ट स्पेसिफिक, जैसे किडनी की मेडिसिन अलग है, लंग्स की अलग है, हार्ट की अलग है। हाँ, ऐसी मेडिसिन भी हैं, लेकिन होम्योपैथी बेसिकली डिपेंड करती है आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कोई भी डिजीज अगर होगी तो वो परमानेंटली ठीक हो जाएगी, तो ये करती ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग है। कोरोना के टाइम में होम्योपैथी ने मिरेक्युलस काम किया है। खुद एलोपैथिक डॉक्टर्स ने, उनकी फैमिलीज ने होम्योपैथी को अपनाया है। मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि लोग, जिन लोगों ने फॉलो करा है होम्योपैथी को, और कोई भी, आई डोंट रिमेंबर एक सिंगल पेशेंट जो मर गया कोरोना में। सब लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। वो पेशेंट्स भी जो ऑक्सीजन डिपेंड थे, जिनको निमोनिया था, जिनके चेस्ट कंजेशन था, और जिनको लंग्स में प्रॉब्लम, काफी ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो गई थी, एडमिट होने की कंडीशन थी, वो बिना एडमिट हुए होम्योपैथी से पूरी तरह ठीक है। सर आपने बताया कि आप जो गरीब लोग हैं उनकी भी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि आप उनसे पैसे नहीं लेते या बहुत लो कॉस्ट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। कोई भी नीडफुल व्यक्ति हो जिसके वो पैसे की प्रॉब्लम है या जो पे नहीं कर सकता, तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि मनी इज नॉट अ वॉल बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। पैसा एक दीवानी ब्रिज है जी, जो दो लोगों को जोड़ रहा है। ठीक है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नीडफुल आदमी है जिसको हेल्प की जरूरत है, मुझसे बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं करते, या जो उसमें नॉमिनल अमाउंट हो सकता है अगर वो कहते हैं तो हम वो कर देते हैं। और इसी के लिए कुछ ऐसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आप जो नीडफुल लोग हैं, बस्तियां हैं,
उनके लिए कुछ करिए। तो मैंने खुद एक प्लान करा है कि हम एक कार अरेंज कर रहे हैं, वैन, जिसमें कि एक चलती फिरती डिस्पेंसरी हो, जो कि जितने भी नीडफुल लोग हैं आसपास गाँव में, बस्तियों में, हम उनको फ्री ऑफ ट्रीटमेंट दें। तो उसमें मैंने खुद ही सोचा कि मैं खुद सुबह 1 घंटा इस चीज़ को दूंगा कि मैं विजिट करूँ और लोगों की हेल्प करूँ। सर, तो जैसे हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो वो आज भी आपके साथ कांटेक्ट में हैं आपके? हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है जी, और मैं इसको भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानता हूँ। बिल्कुल। जॉइंट फैमिली के साथ साथ वो भी मेरी फैमिली है। जी, तो सर जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्या वो सेम फील्ड में हैं या फिर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर हैं? मेरे स्कूल फ्रेंड्स अलग अलग फील्ड में हैं। जी, कुछ फ्रेंड्स मेरे बिजनेसमैन हैं, ओके, कुछ इंजीनियर हैं, और कुछ आर्मी में है, कोई विंग कमांडर है, जी, और कॉलेज फ्रेंड्स तो सब डॉक्टर्स हैं। ओके, वो अलग अलग पार्ट्स में हैं, जैसे कोई अलीगढ़ में, कोई रेवाड़ी, हिमाचल, तो सबसे मिलना जुलना होता रहता है। और जब भी मिलना जुलना होता है तो बचपन की सारी यादें ताज़ा हो हाँ, जाती बिल्कुल। हैं। जी, बिल्कुल सर। हम हर साल बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन मेरे क्लिनिक की छुट्टी होती है, ओके, और हम खूब पतंगे लेकर आते हैं, और सारे फ्रेंड्स हम इकट्ठे होते हैं, कोई 20-22 जने होते हैं हम, और हम पूरे दिन पतंगबाजी करते हैं। तो वो मैं आज भी अपना चाइल्डहुड, मेरी 2 चीज़ें, क्रिकेट और काइट फ्लाइंग, मैं इसको बहुत इंजॉय करता हूँ। और सारे फ्रेंड्स, मतलब पूरे इंडिया से मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, हम सब लोग बसंत पंचमी में मिलते ही मिलते हैं। तो सर, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे आज, बहुत कुछ जो मैं नहीं जानती थी और हमारी ऑडियंस भी नहीं जानती थी। सबको हमारे सब कुछ, बहुत कुछ जानने को मिला है। हमारे सारे सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका क्या मैसेज है यूथ के लिए, मतलब उनका जो लाइफ पर्पस है वो कैसे उसको सस्टेन करें, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो ह्यूमन बर्थ मिला है, ये अपने आप में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। दुख की बात यह है, कई लोग इस की वैल्यू नहीं समझ पाते और अपने लाइफ को वेस्ट कर देते हैं एक पर्पसलेस लाइफ जीकर। सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपनी लाइफ के पर्पस को रियलाइज करें कि मुझे बर्थ मिला है तो मुझे क्यों ये भगवान ने लाइफ दी है, और मैं कैसे इस लाइफ को अपने फुल स्विंग में जी सकता हूँ, कैसे मैं दूसरों के काम आ सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। और जो भी आपका, मतलब मैं मानता हूँ हमारा टैलेंट, हमारा पर्पस, ये बिल्कुल दोनों जुड़े हुए हैं। हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट देकर भेजा है, हर इंसान को। ऐसा कोई इंसान इस धरती पर जिसमें कोई टैलेंट ना हो, नहीं होता तो इंसान ही नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग उसको रियलाइज नहीं कर पाते जी। तो मैं अपने सारे जितने भी मेरे सेमिनार्स होते हैं, कैंप्स होते हैं, उसमें एक ही चीज मैं सब लोगों को बोलता हूँ, और मेरी लाइफ का गोल ही ये है कि हर व्यक्ति अपने लाइफ के पर्पस को, अपने गोल को रियलाइज करे और अच्छे से अच्छी लाइफ जिए। आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहिए, और अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए। आपका दिल कुछ कहता है, आपको हमेशा गाइड करेगा। मेरी जो फेवरेट बुक है अल्केमिस्ट, उसका यही एक सारांश है छोटा सा, कि आपको आपकी स्पिरिट हमेशा गाइड करती है जी। बस आप उसकी आवाज सुनो। आप उसको इग्नोर कर दोगे तो अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। तो मैं भी शुरू से यही, मैं आज जहाँ हूँ इसी लिए हूँ कि मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनिए। मैंने हमेशा वही करा जो मुझे सही लगा, और यही मेरा यूथ के लिए मैसेज है कि आप अपनी लाइफ को पर्पसफुल वे से जीने के लिए जो आपको पर्पस है उसे ढूंढिए और एक पर्पस लाइफ जिए। तो आज हमने बात करी और जाना होम्योपैथी के बारे में मेरठ शहर के एक जाने माने डॉक्टर शशिकांत शर्मा से, और आगे भी ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे ही मेरठ शहर की जानी मानी शख्सियत से। तो इसी के साथ में मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, एक ग्रैंड अचीवर्स सैल्यूट के साथ में। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए द अचीवर्स टॉक।